बच्चों लास्ट वीडियो तक हम लोग देखते वसाओं का प्रोटीन का अवशोषण का हम बात कर रहे थे। इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट के और प्रोटीन के अवशोषण की हमने बात कर ली थी। कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण किसकी सहायता से निष्क्रिय परिवहन और सक्रिय परिवहन की सहायता से हो रहा था, जिसमें हमने बात की निष्क्रिय परिवहन द्वारा फ्रुक्टोज, मैनोज और पेंटोज शर्कराओं को, और सक्रिय परिवहन द्वारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा हमेशा ग्लूकोज और गैलेक्टोज का अवशोषण किया जाता है। कितना किया जाता है? 120 ग्राम पर हावर के हिसाब से, ठीक है ना। ओके, और ये कहाँ पहुँचा दिया जाता है? यकृत में, जहाँ से रक्त वाहिनियों द्वारा कोशिकाओं तक ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर बात की थी हमने प्रोटीन की। प्रोटीन को अवशोषित किया जाता है किसके? डाइजेस्टिव जूस की सहायता से। किसमें? अमीनो अम्लों में परिवर्तित करते हैं, जहाँ से इन्हें क्या है, यकृत निर्वाहित का तंत्र में हेपेटिक पोर्टल वेन में भेज दिया जाता है, जहाँ से इन्हें वापस से कहाँ पे? कोशिकाओं में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सी आता है आपका वसाओं का अवशोषण। वसाओं का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, ठीक है ना। अब वसा हम बात कर सकते हैं कौन काम करता है वसा के ऊपर? लाइपेज एंजाइम द्वारा काम करता है। लाइपेज क्या करता है? इनको तोड़ने का काम करता है। किसमें? गिल्सरॉल में, मोनोगिल्साइड में, डाइगिल्साइड में इनको, और साथ में वसीय अम्लों में, फैटी एसिड में क्या कर देता है? इनको परिवर्तित कर देता है, जिससे क्या है इनके एब्जॉर्प्शन में परेशानी ना आए। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, लाइपेज एंजाइम द्वारा, लाइपेज एंजाइम द्वारा वसाओं को उसके घटक तत्वों में, घटक तत्व क्या क्या होंगे? मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, मोनोगिल्सराइड हो जाए, डाइगिल्सराइड हो जाए, या फैटी एसिड हो सकते हैं, वसीय अम्ल, फैटी एसिड, ठीक है ना। और गिल्सरॉल हो सकता था में विभक्त किया जाता है, जहाँ से इसे आसानी से अवशोषित किया जा सके, ठीक है ना। जहाँ से क्या किया जा सकता है? इन्हें आसानी से अवशोषित किया जा सकता है। अब हम लोग बात कर सकते हैं वसाओं की। वसाओं को भी हम लोग दो प्रकार से बांट सकते थे। एक होती है वसाएं, ऐसी वसाएं जो कि कम अणुभार की, क्या लो मॉलिक्यूलर वेट की पाई जाती है। एक दूसरी होती है उच्च अणुभार की, जो कि हाई मॉलिक्यूलर वेट की पाई जाए। किसकी? हाई मॉलिक्यूलर वेट की पाई जाए, ठीक है ना। तो वसाओं को हम लोग क्या दो प्रकार से बांट सकते थे। एक थी कम अणुभार, लो मॉलिक्यूलर वेट, दूसरी थी उच्च अणुभार वसा, हाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। कैसी? हाई मॉलिक्यूलर वेट और लो मॉलिक्यूलर वेट। अब जो लो मॉलिक्यूलर वेट की वसाएं होंगी, ये क्या होती है? हाइड्रोफिलिक होती है। क्या कंडीशन में होती है? जल रागी होती है, जल रागी या हाइड्रोफिलिक होती है। और ये उच्च अणुभार वाली होती है, जल विरागी, हाइड्रोफोबिक फैट होती है, ठीक है ना। हाइड्रोफोबिक फैट होती है। अब ये जो आंत्र में एपिथेलियल सेल होती है, आंत्र की एपिथेलियल सेल द्वारा क्या किया जाता है? इनको कम अणुभार वाली कोशिकाओं को, कम अणुभार वाली वसाओं को अवशोषित किया जाता है। आंत्र की एपिथेलियल उपत्वचीय भी बोल सकते थे, एपिथेलियल कोशिकाओं द्वारा अवशोषित, ठीक है ना। आंत्र की क्या है? एपिथेलियल कोशिकाओं द्वारा क्या की जाएंगी? अवशोषित कर ली जाएंगी।
और ये जो उच्च अणुभार वाली वसाएं होती हैं ये हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा रसायनकुरों द्वारा क्या की जाएंगी, अवशोषित की जाएगी। सक्रिय परिवहन द्वारा रसायनकुरों से अवशोषित, इसको समझते हैं एक बार, अवशोषित। ठीक है, हमने क्या बात की, वसाओं का अवशोषण। एक एंजाइम था लाइपेज, जो कि कहाँ पाया जाता है, आपके इस गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, आपके इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है, साथ ही साथ आपके बाइल जूस में पाया जाता है। इसका काम था वसाओं के इमल्सिफिकेशन में, पायसीकरण में हेल्प करना। किसमें, इमल्सिफिकेशन में हेल्प करना, पायसीकरण में हेल्प करना। मतलब ये कह सकते हैं वसाओं को उसके घटक तत्व छोटे छोटे भागों में तोड़ सकते हैं, जैसे वसीय अम्लों में तोड़ दे, ग्लिसरॉल में तोड़ दे, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, फैटी एसिड में तोड़ सकता है, जिससे आसानी से अवशोषित किया जा सके। ठीक है, अब वसा थे, वसा को भी हम दो प्रकार से क्या करती है बॉडी, एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ऐसे वसा के मॉलिक्यूल जो कि क्या हो, कम अणुभार के पाए जाए, कैसे हो, जो कि कम अणुभार के हो, लो मॉलिक्यूलर वेट के पाए जाए, वो होते हैं जलरागी। मतलब जल के साथ अपना संबंध बनाए रखते हैं, जल के साथ अपना संबंध बनाए रखते हैं। ठीक है ना, इनको अवशोषित कर लिया जाता है आंत्र की एपिथेलियल कोशिकाओं द्वारा अवशोषित किया जा सकता है। ठीक है ना, और किस विधि द्वारा, विसरण विधि द्वारा क्या कर सकते हैं ये लोग, अवशोषित कर सकते हैं। फिर बात आई उच्च अणुभार वाले वसा की, जो कि क्या होते हैं, जल विरागी हाइड्रोफोबिक कंडीशन में पाए जाते हैं, हाइड्रोफोबिक कंडीशन में पाए जाते हैं, मतलब ये जल के अणुओं के साथ संबंध नहीं बनाते। अब इनको अवशोषित करने के लिए क्या करनी पड़ती है, हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, वो कहलाता है आपका सक्रिय परिवहन, वह विधि कहलाती है आपकी सक्रिय परिवहन। ठीक है ना, अब हमने बात की थी किसमें, वसाओं की, आंत्र की। तो आंत्र की संरचना में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे माइक्रोविलाई या रसायनकुर पाए जाते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को अवशोषित करने का काम कर रहे हैं। उन रसायनकुरों की सहायता से इन उच्च अणुभार वाले वसाओं को क्या किया जाएगा, यहाँ पे अवशोषित किया जाएगा। ठीक है ना, अवशोषित किया जाएगा। उसके बाद में आता है डी, उसके बाद में डी कंडीशन आती है किसकी, जल का अवशोषण। जल का अवशोषण, एडसॉर्प्शन और वाटर। ठीक है ना, लगभग एक दिन में आंत्र की तो एपिथेलियल सेल होती है, कितनी, लगभग 8 से और 12 लीटर तक क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ठीक है ना, और किस विधि द्वारा होगा, सारा का सारा काम होगा परासरण विधि द्वारा। अभी परासरण क्या है, ऑस्मोसिस ये कहता है, ऑस्मोसिस या परासरण ये कहता है, जितना भी विलायक होता है, विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य, सेमी परमिएबल, अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से गमन क्या कहलाएगा, परासरण कहलाएगा। अब इसमें कैसे हेल्प करेगा, हमने बात की है किसकी, आंत्र की एपिथेलियल कोशिकाओं की। ये आंत्र है, आंत्र की एपिथेलियल सेल्स में क्या पाए जाते हैं, रसायनकुर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रसायनकुर पाए जाते हैं इस प्रकार से। ओके, यहाँ पे क्या है, वाटर, H2, यहाँ पे क्या है, H2O। यहाँ पर अगर H2O की मात्रा क्या है, कम है, यहाँ पे आहार नाल में H2O की मात्रा क्या है, ज़्यादा, और रुधिर में यदि H2O की मात्रा क्या हो, कम हो। ठीक है ना, तो हमने ही बात की है उच्च सांद्रता कहाँ पे थी, आहार नाल में थी वाटर की। निम्न सांद्रता कहाँ पे, रक्त में।
निम्न सांद्रता कहाँ, रक्त में पाए जाए, ठीक है ना। अर्धपारगम्य झिल्ली, ये जो एपिथेलियल सेल है ये क्या है, एपिथेलियल सेल्स, ये क्या है, एपिथेलियल सेल, ठीक है ना। एपिथेलियल सेल किसकी तरह बिहेव करेंगी, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह। एपिथेलियल सेल्स बिहेव करेगी अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह। तो अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से किस विधि द्वारा, विसरण विधि द्वारा क्या किया जाएगा, इनका अवशोषण किया जाएगा। अभी हमने बात किया लगभग 8 से 12 लीटर क्या होता है, पानी पाया जाता है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जल का अवशोषण, जल का अवशोषण आंत्र की एपिथेलियल सतह द्वारा किया जाता है। आंत्र की एपिथेलियल सेल द्वारा किया जाएगा। एक दिन में लगभग 8 से 12 लीटर जल का अवशोषण किया जाता है, ठीक है ना। अवशोषण किया जाएगा और किस विधि द्वारा किया जाएगा, परासरण विधि द्वारा, ठीक है। जल का अवशोषण, परासरण विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। किस विधि द्वारा, परासरण विधि द्वारा किया जाएगा। और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं परासरण दाब में क्या होगा, आहार नाल में ज़्यादा पाया जाएगा। क्या, परासरण दाब भी क्या होगा, आहार नाल में लगभग ज़्यादा पाया जाएगा। किसकी तुलना में, रुधिर की तुलना में। रुधिर की तुलना में क्या होगा, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा। ई आता है, जल के अवशोषण के बाद आता है खनिज लवणों का अवशोषण। लवणों का अवशोषण, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल साल्ट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल साल्ट, ठीक है ना। ये इनका भी अवशोषण किसकी सहायता से होता है, अकार्बनिक लवण जितने भी हों, जैसे कि Na हो सकता है, कि सोडियम हो सकता था, पोटेशियम हो सकता था, या कह सकते हैं हम लोग कि क्लोराइड आयन हो सकते थे, मैग्नीशियम हो सकता था, सल्फर आयन हो सकते थे। इनका अवशोषण किसकी सहायता से किया जाए, हमेशा आंत्र की उपकलीय या एपिथेलियल सेल द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना। ओके, अकार्बनिक लवणों का अवशोषण भी, अकार्बनिक लवणों का अवशोषण भी, और वैसे भी एक्चुअल ये भी क्या, किस विधि द्वारा, परासरण विधि द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है खनिज लवणों का। अकार्बनिक लवणों का अवशोषण भी आंत्र की उपकलीय कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। किसके द्वारा, आंत्र की उपकला कोशिकाओं के द्वारा क्या किया जाएगा, इनका अवशोषण किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से Na+, K+, Cl-, Mg+, SO4- आयनों का अवशोषण किया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग बात कर सकते थे किसकी, खनिज लवणों के अवशोषण की। इस प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं खनिज लवणों के अवशोषण की। उसके बाद में आती है
उसके बाद में F नंबर आता है विटामिन का अवशोषण। विटामिन का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, ठीक है ना। लेकिन एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम लोग। अभी हमने देखा क्या क्या, अभी हमने बात की थी किसकी, वसाओं की हमने बात की है। वसाओं को लाइपेज एंजाइम द्वारा इमल्सिफाइड किया गया, पायसीकृत किया गया, ठीक है ना। पायसीकृत किया गया किसमें, उसके घटक तत्वों में या इसके छोटे भागों में, जिसमें मोनोसैकेराइड, ग्लिसरॉल, डाइग्लिसराइड या वसीय अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब इसको हमने दो प्रकार से क्या है, अवशोषित किया है। वसाओं को दो प्रकार से या दो तरीकों से या दो रूपों में या दो भागों में क्या किया है, अवशोषित किया है। एक से कम अणुभार वाले वसा के तत्व, एक से अधिक अणुभार वाले वसा के तत्व। कम अणुभार वाले वसा के तत्व जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, जलरागी हाइड्रोफिलिक नेचर शो करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोफिलिक नेचर को क्या करते हैं, शो करते हैं। और जितने भी अधिक उच्च ऊर्जा वाले क्या पाए जाते हैं, वसा के तत्व पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, हाइड्रोफोबिक या जल विरागी, जल से दूर भागने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। जितने भी जलरागी होंगे उन्हें आंतकी एपिथेलियल कोशिकाओं के द्वारा, उपत्वचीय कोशिकाओं के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा। और जितने भी उच्च अणुभार वाले तत्व हों, जितने भी क्या हों, उच्च अणुभार वाले तत्व होंगे, उन्हें सक्रिय परिवहन द्वारा, मतलब इनको अवशोषित करने के लिए हमें कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो रसायनकुरों की हेल्प से, माइक्रोबिलाई की हेल्प से क्या किया जाएगा, इनको अवशोषित किया जाएगा। फिर हमने बात की किसकी, जल के अवशोषण की बात की है, ठीक है ना। जल का अवशोषण किस विधि द्वारा, परासरण विधि द्वारा। परासरण ये कहता है किसी भी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर किसकी, विलायक की गति, किसकी सहायता से, अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से, ठीक है ना। अब हमने बात की आहार नाल में या आंत्र में बात करें हम, आंत्र में पानी का प्रतिशत क्या होगा, ज़्यादा होगा, किसकी तुलना में, रक्त की तुलना में। तो रक्त में पानी क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा, किसके द्वारा, परासरण विधि के द्वारा। अब इसमें जितनी भी एपिथेलियल कोशिकाएं होंगी आंत्र की, किसकी तरह कार्य करेंगी, हमेशा कार्य करेंगी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, ठीक है ना। इस विधि द्वारा क्या कर लिया जाए, अवशोषण किया जा सकता है जल का। फिर आती है बात किसकी, खनिज लवणों के अवशोषण की, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल साल्ट। इसको भी किसके द्वारा, परासरण के द्वारा किया जाएगा, किसके द्वारा, उपत्वचीय जो कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा। इसमें सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता था, मैग्नीशियम, क्लोरीन, आयन, इन सब का क्या किया जाएगा, यहाँ पे अवशोषण किया जाएगा। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।